हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम विशाल कुमार, आपको स्वागत अपने एक और नई वीडियो के अंदर। इसमें हम बात करेंगे सुसाइड स्क्वाड 2 के बारे में। जो भी हिडन डिटेल है, ईस्टर एग है, उसके रिलेटेड जो आई बेट आप उसमें से आपने एक ना एक तो मिस कर दिया होगा। तो बिना किसी को खाए हुए चले वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि मूवी कैसी होगी, या इस मूवी का एक्सपीरियंस कैसा था, इस मूवी के एक्टर के बारे में कैसा था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस मूवी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्रिटिक की तरफ से, और ये मूवी फैंस को भी देखने में पसंद आ रही है। मैंने भी इस मूवी को देखा तो अच्छी थी, हर एक सीन मुझे अभी भी याद है। इसके अंदर जो सारे कास्ट है, सबकी एक्टिंग है, वो तो A1 है। बट उसके साथ जो हमें इसके अंदर कॉमिक बुक का टच देखने को मिला है, हार्ली क्वीन हो जाए या कोई और एक्टर या कोई कास्ट हो जाए जो सीधा कॉमिक बुक से उठा के हमारे मूवी के अंदर प्रेजेंट कराया, ऐसा हमारी DC की मूवी या मार्वल की मूवी में भी बहुत कम होता है। बट सुसाइड स्क्वाड जो जेम्स गन की मूवी है, उसने ये सब प्रूव करके दिखा दिया है कि कॉमिक्स से भी अंदर से सीधा और पन्नों में से उठा के कोई भी कैरेक्टर को सिनेमा में लेके आ सकता है और उसको एक हिट शो दे सकते हैं, हिट मूवी दे सकते हैं, जो हमारे सुसाइड स्क्वाड हमें प्रूव करती है। सेकंड प्रीक्वल है ये, पहला प्रीक्वल अगर आपने देखा भी नहीं होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सोलो मूवी है। बस सुसाइड स्क्वाड 2 के जो थोड़े बहुत एक्टर्स है, जैसे हार्ली क्वीन, वो कंटिन्यू करते हैं, एक को दो एक्टर कंटिन्यू करते हैं, पर स्टार्टिंग में मर जाते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी, कुछ स्पॉइलर हो सकता है, तो प्लीज जाके पहले आप मूवी खत्म करें। OTT प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, एज वेल एज ये हमारे उस पर भी अवेलेबल है सिनेमा घरों में। सो आप जा वॉच करिए और फिर उसके बाद से इस वीडियो को शुरू करिए। तो बिना किसी को खाए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे स्टार्टिंग में जो मूवी शुरू होती है तो हमें देखने को मिलता है एक सॉन्ग जो जॉनी कैसर की तरफ से होता है। अगर आप सुनोगे तो इसको बिल्कुल एंजॉय करोगे। बट ये सॉन्ग हमारा रिलीज हुआ था 2000 के करीब में, और ये जॉनी कैसर ने एक क्राइम मूवी देखते देखते बनाई थी। एक्चुअली जॉनी कैसर मर चुके हैं, अभी तो जिंदा नहीं हो। 2007 में उनकी कैंसर से मौत हो गई थी। बट उनके गाने बहुत ज़्यादा हिट होते थे, बिकॉज उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली थी, जिसके आपको सुन के पता चल गया होगा। तो उन्हीं की गाने को इधर जेम्स गन ने यूज़ करा, और जो थोड़ा बहुत सूट भी होता है हमारे जो भी उसके प्रिजन के अंदर जो भी कैदी होते हैं उन पर सूट करता है गाना। सो अच्छा था इस तरह का हमारे लिए, बट हमने डिकोड कर लिया इसे। गाइस, जो सबसे ज़्यादा वियर्ड कैरेक्टर था हमारे पूरे सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर, वो हमारा वीजल था। वो स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा था वो मर गया, बट एंड में वो बच गया था, वो हमें दिखाया गया था सीन में। तो हमारे जेम्स गन ने इसका आइडिया कहाँ से आया वो डिस्कस करा था। उससे पहले आपको पता है इसका हीरो कौन है, किसने प्ले करा है ये? अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, जेम्स गन के जो छोटे भाई है जिन्होंने रॉकेट का भी मोशन कैप्चर करा था, उन्होंने सेम विजल के लिए भी मोशन कैप्चर करा था, और उनका नाम सीन्स गन है। और वैसे ये मूवी कैरेक्टर 80s के टाइम पे आया करता था, वो भी टीवी पर जो उस टाइम हुआ करते थे। ये हमारा बूम काउंटी के लिए प्रोड्यूस करा गया था एक कैरेक्टर, और सही में बहुत ज्यादा अजीब सा कैरेक्टर था। स्टार्टिंग में है अगर ये जिंदा भी रहता तो मर जाता, बट पहले तो एक तरह से मर गया था, फिर बाद में जिंदा हुआ जब सब कुछ फाइटिंग वुटिंग खत्म हो गई थी। हमारे विलन को भी हरा दिया गया था। जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो हमें तो पता चल जाता है ये मूवी हमारी प्रीक्वल है सुसाइड स्क्वाड 1 की। कैसे? अभी ये हमारी जो हार्ली क्वीन एंड रिक फ्लैग के थ्रू में पता चल जाता है कि ये प्रीक्वल है हमारी सुसाइड स्क्वाड की। जेम्स गन ने स्टार्टिंग हमारी सावन से करी थी, उसी की जेल प्रिजन से उसकी दिखाते दिखाते पूरी जो टास्क फोर्स एक्स की पूरी दिखाई थी जर्नी फाइटिंग तक। बट इसमें हमें दिखाया, लास्ट में पता चलता है कि सावन को जैसे हमारे जेम्स गन ने प्रिटेंड करा था कि एक स्ट्रॉन्ग, डिलीजेंट और मतलब वो पावरफुल और इवल विलन होगा या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, उस टाइम का नहीं था। कैरेक्टर डरने के बाद एक जोर से चिल्ला के भागने लगा। एट द एंड ये अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया और इसको मार दिया गया इसी के टीम द्वारा, जो कहीं और से ऑपरेट कर रहा था। मैं तो ये तो पता चल चुका है इस मूवी से कि जो भी हमारे कैरेक्टर सुपर हीरोज थे वो सारे सीधा उठाए गए थे कॉमिक्स के अंदर से।
जैसे कि वीजल हो गया, रैट कैचर हो गया, ये सब कॉमिक्स से उठाए गए कैरेक्टर्स हैं। TDK वो भी हमारे कॉमिक्स से उठाया गया था। पर क्या आपको पता है कि जो भी हमारे क्रू मेंबर थे जिन्होंने सबको सिलेक्ट करा था टीम, या जो उनको गाइड कर रहे थे आगे क्या करना है पीछे बैठकर, वो भी सीधा कॉमिक्स से उठाए गए हैं। जैसे कि जो हमारे टीम लीडर थे अमेंडा, वो भी कॉमिक्स से लिए गए। जो उनके साथ क्रू मेंबर थे जो सिस्टम में बैठ के उनको गाइड कर रहे थे या जो भी सर्च कर रहे थे, वो भी कॉमिक्स से लिया गया है। तो ये अच्छी डिटेल है कि मतलब जो भी एक्टर्स या जो भी कैरेक्टर्स है वो कॉमिक्स से सीधा उठा के हमारे जेम्स गन ने हमें दिया है कि क्या है कि हमें ये भी चीज़ पॉसिबल है। बस स्टूडियो ज़्यादा क्वांटिटी में कॉमिक्स से चीज़ें नहीं उठाता, उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता है। अगर स्टूडियो उठाएगा भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फैंस को वो भी इंजॉय करने को मिलेगा। और प्लस में जो कॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाता है ये सब चीज़ें। तो कॉमिक्स के सारे चीज़ें उठा के सीधा मूवीज में आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा एपिक बात है। किसी ने पहले सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कॉमिक्स से सीधा कैरेक्टर्स या जो साइड कैरेक्टर्स छोटे छोटे कैरेक्टर वो भी उठ के आ सकते हैं मूवी के अंदर। अब सब तो ये सब पॉसिबल बिकॉज हमारे जेम्स गन ने इसको स्टार्ट कर चुके हैं, जो हर एक कैरेक्टर को कॉमिक से लेके आए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था सावन के अंदर जिन्होंने ब्रेन बॉम्ब डाला था, वो डॉक्टर बोलते हैं नाइस पैट या टाइप का कुछ बोलते हैं। बट आपको क्या पता है ये वही क्रिएटर है जिन्होंने सुसाइड स्क्वाड को बनाने में मदद करी है। जेम्स गन इनको भी प्रमोट करते हैं, जो एक्टर्स या जो क्रू मेंबर्स होते हैं जो बनाने में मदद करते हैं उनको भी मूवी के अंदर चांस देते हैं एक्टिंग का। सो ये अच्छी बात है कि क्रू मेंबर्स भी उनका पार्ट है। तो इससे क्या होता है थोड़ी ज़्यादा एंगेजमेंट बन जाती है क्रू मेंबर्स के अंदर, जिन्होंने सुसाइड स्क्वाड लिखा है, डायरेक्ट करा है, और प्लस में जिनका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट है सुसाइड स्क्वाड मूवी बनाने के अंदर, वो भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। इनका नाम जॉन ऑस्टेरेंडा है और ये जिन डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे उन डॉक्टर का नाम डॉक्टर फिट्जसिमन है और वो काम करते हैं ARGUS ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है आइलैंड जहाँ पे स्टारफिश विलन को रखा जाता है, जो एक्सपेरिमेंट उस पर करे जाते हैं। इस आइलैंड का नाम कोटो मोल्टीस है और ये आइलैंड को यूज करा गया था अमेरिका के द्वारा। कोई USSR मतलब रशिया से कोई भी विलन्स आएंगे तो उनको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए या उधर के जो भी प्रॉब्लम होंगे वो यही चीज सॉल्व करेंगे। बट इस मूवी के अंदर हमें रेफरेंस देखने को मिला है इस आइलैंड के, जो साउथ अमेरिका में स्टेट था और ये खासकर बैटमैन के लिए बनाया गया था आइलैंड, जहाँ पे बैटमैन के विलन्स या बैटमैन के जो भी ओपोनेंट्स हैं या बैटमैन के राइवल्स या बैटमैन मिशन करेगा इसके लिए बनाया गया था ये कॉमिक्स के अंदर। बट जेम्स गन ने इसको यहाँ पे यूज करा है। तब अमेंडा सेकंड टीम को सिलेक्ट कर रहे थे तब हमें पता चलता है ब्लड स्पोर्ट ने सुपरमैन को किल करा है या सुपरमैन को गोली मारी है, जो मैन ऑफ स्टील है, बट उसको आईसीयू में पहुंचा दिया गया था। उसकी सीधा छाती पर क्रिप्टोनाइट की गोली उतार दी थी उसने, जो हमें पता चला था तो हमें शॉक में हो गया था। को कॉमिक्स के बारे में पता नहीं, वो सोचा कब हुआ है, बट ये हुआ था कॉमिक्स के अंदर एक टाइम पर जब लेक्स लूथर को पता चल गया था कि सुपरमैन कौन है। तब उसने ब्लड स्पोर्ट को बोला था कि जाओ तुम सुपरमैन को मुझसे फायर करो, और लेक्स लूथर ने सुपरमैन के लिए गोली दी थी, क्रिप्टोनाइट गोली, और उसने सुपरमैन को बाहर बुलाने के लिए उसने खामा खा के 20 से 25 सिविलियंस को मारा था। फिर सुपरमैन आया था, फिर उसकी छाती में गोली उतार दी थी, सॉर्ट ऑफ उसको किल कर दिया था इस गोली से, और वो आईसीयू में चला गया था। तो हमें इसके रेफरेंस मिला है कॉमिक्स की तरफ से। ये सीधा कॉमिक्स में इवेंट हुआ था जो सीधा मूवीज के अंदर लाके दिखा दिया गया है। मे बी फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि सीन कैसा था। और वैसे सुपरमैन को गोली एनिमेटेड मूवी के अंदर भी लग रखी है, जस्टिस लीग डूम में हमें देखने को मिलता है सेम सीन। जो हमारी नेक्स्ट डिटेल निकल के आ रही है क्रेजी कोल्ट से निकल जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं पोल्का डॉट को आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि कई कॉमिक्स से लिया गया है, बट कॉमिक्स से लिया गया पर गन्स ने मीन्स जेम्स गन ने इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है कॉमिक्स के अंदर। ही पहले तो बता दूं कि को बैटमैन का विलन है, एज वी नो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा विलन्स बैटमैन या सुपरमैन के इसके अंदर। और सेकेंडली अगर आपको मैं बताऊं तो ये पोल्का डॉट की पावर थोड़ी अलग थी। इसको एक एक्सपेरिमेंट में इसके बाद ऐसा सीन हुआ था कि जो इसके देखने की विजन है बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। जो इसके ब्राइट कलर होते हैं बस वही दिखता था, रेड ब्लू या अदर जो डार्क कलर्स होते हैं उसको वही दिखता था। और ये गन्स में से वो शूट करता था पोल्का डॉट्स,
बट इसको जेम्स गन ने चेंज कर दिया था, जहाँ पे इसके फेस में स्कार्स आ जाते थे उसके वजह से। जो उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता था उसकी माँ ने करा था, मे बी उसकी माँ ने ना करा हो, इसको हर कोई इसकी माँ दिखाई दे रहे थे, मे बी इसीलिए ये बोला होगा इसने। तो ये जेम्स गन ने थोड़ा बहुत चेंज करा था मूवी के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट डिटेल निकल के आ रही है सामने, वो है हमारी जेम्स गन का जो भाई है, उसने सिर्फ एक ही इस मूवी के अंदर रोल प्ले नहीं करा, मीन्स सिर्फ इसने विजुअल को मोशन कैप्चर नहीं करा, इसने कैलेंडर मैन का विलन का भी रोल प्ले करा है। जब पोल्का डॉट को अमेंडा लेने जाती है तब हमें कैलेंडर मैन दिखता है, जो जेम्स गन का भाई है, सीम्स गन, जो इस मूवी में 2 रोल प्ले करा है। जो इसी सीन में कैलेंडर मैन के साथ जो हंस रहा होता है उसका नाम डबल डाउन होता है, भी कैरेक्टर कॉमिक्स से लिया गया है, बट कॉमिक्स के अंदर जो इसके पास पावर होती है वो ऐसी पावर होती है कि अपने स्किन छील कर किसी पे फेंकता है तो वो डिजीज से मर जाता है, या वो धीरे धीरे स्लोली मर जाता है, पर ये स्किन को छील के दूसरे को मारता है। स्ट्रेंज। हमें फाइनली देखने को मिल गया सिल्वेस्टर स्टैलोन ने किस कैरेक्टर का रोल प्ले करा है। उन्होंने किंग शार्क का रोल प्ले करा है, और ये कॉमिक्स के अंदर किंग शार्क भी बुक पढ़ता था और यहाँ पे भी हमें दिखाया गया है, बट हमें इसके अंदर बुक को उल्टी देखने को मिली है। क्यों? बिकॉज हमें इस बुक इसलिए उल्टी देखने को मिली कि किंग शार्क प्रिटेंड कर रहा था कि जो मेरे पास इंटेलेक्चुअल पावर, जो समझने की शक्ति है, या मेरे पास जो ब्रेन है, वो एज ह्यूमन जितना फास्ट है। बट हमें देखने को पता चल गया था जो वो बुक पढ़ रहा था वो अप्स एंड डाउन पढ़ रहा था, उल्टी बुक पढ़ रहा था, तो इससे पता चल गया वो बुक नहीं, बस तरह से जो कैरेक्टर्स आ रहे थे उनसे किंग शार्क से मिल रहे, उनको बता रहा था कि मेरे पास भी इंटेलेक्चुअल पावर है। अब हम बात कर लेते हैं किंग शार्क की बैक स्टोरी क्या है। जब आपने मूवी देखी होगी तो आपको लगा होगा किंग शार्क एक किंग का बेटा है या गॉड का बेटा है जो अर्थ पे आया है, और एक तरह से उधर कॉमेडी वे में निकाल दिया गया था। बट इसकी अगर हम कॉमिक बुक के पन्ने पलटेंगे तो ये सच है। कॉमिक के अंदर किंग शार्क गॉड का बेटा था, बट बाद में कोई मानता नहीं था कि तुम बेटे, बिकॉज वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल पाता था अपने मुंह से, सो कोई यकीन नहीं कर पाता। बट कॉमिक्स के अंदर खुद एक्वामैन ने इसको प्रूव करा था कि हाँ आप शार्क गॉड के बेटे थे और आप सही में किंग शार्क हो। सो इधर से इसकी ओरिजिन स्टोरी खत्म हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिटेल के बारे में। ये डिटेल है स्टारफिश, जहाँ पे यूएसए आर्मी परफॉर्म कर रही होती है। ये कॉमिक्स के अंदर या हमारे बताया इस मूवी के अंदर बताया गया है कि यूएस आर्मी इसके पीछे होती है, बट जेम्स गन ने रियल लाइफ से लिया गया है। 1962 में यूएस आर्मी एक न्यूक्लियर बम का टेस्ट करती है जो एटमॉस्फेयर में होता है, मतलब एक तरह से स्पेस में होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, और वो न्यूक्लियर वहां पे जाके एक ब्लास्ट करता है और वहां से रेडिएशन स्प्रेड होते हैं जो एटमॉस्फेयर में। उसी टाइप से जेम्स गन ने हमें भी एक तरह से बताने की कोशिश करी गई है, ह्यूमन काइंड जैसे इंटरफेयर कर रहे थे पहले स्पेस के थ्रू, इसी टाइप की इस मूवी के अंदर भी ह्यूमन ने एक तरह से एक एलियन को कैप्चर करा है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सालों से। और ये वही स्टारफिश है जो विलन के रूप में हमें देखने को मिला सुसाइड स्क्वाड में। और प्लस में जो भी मिशन था जो 1962 में यूएस आर्मी ने करा था रियल लाइफ में, उस मिशन का नाम था स्टारशिप प्राइम, जो सेम साउंड कर रहा है रियल लाइफ और मूवी के नाम से। दैट्स व्हाई जो हमारी नेक्स्ट डिटेल के निकल के आ रहे हो हार्ली क्विन पे निकल के आ रही है। अगर हमें देख सकते हैं हार्ली क्विन के बैक पे हमें टैटू देखने को मिल रहा है। ये टैटू पहले हमारे सुसाइड स्क्वाड 1 में देखने को मिला था। इस टैटू का मतलब था प्रॉपर्टी ऑफ अ जोकर, बट जब इस टैटू को इसने दोबारा रीडिजाइन करवा के और इसने लिखवाया है प्रॉपर्टी ऑफ अ नो वन, और ये पहले कलर में था, अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट या सिंपल में है इस मूवी के अंदर। तो इसे पता आता है कि हार्ली क्विन ने जोकर से ब्रेकअप कर लिया है, और ब्रेकअप करने के बाद अब हार्ली क्विन आज़ाद है, किसी और कुछ भी कर सकती है। वो उस हार्ली क्विन को भी लगा होगा कि जोकर के साथ रहना, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, दोनों की एक ही बात है। सो उसने ब्रेकअप करके हमारे सुसाइड स्क्वाड 2 में आ गई। और नेक्स्ट डिटेल भी निकल के आ रही हो हार्ली क्विन से निकल के आ रही है। जब हार्ली क्विन चॉपर में बैठ के जब पहले मिशन के लिए जा रही थी तो उसके एक बार बैक पे फोकस कर गया था। हार्ली क्विन ने उस टाइम जैकेट पहना था और वो जैकेट पे लिखा था लिव फास्ट डाई क्राउन। इसका मतलब यही है कि हार्ली क्विन जोकर से ब्रेकअप करके निकल चुकी है। और इसको बताया, और इसका एक और चीज का मतलब है कि जो भी हार्ली क्विन कर रही है उसमें वो अकेली है, मीन्स अगर वो किसी भी चीज कर रही है, कोई गुनाह कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसमें अकेली हो, वो किसी के साथ पार्टनरशिप
या किसी की मदद नहीं चाहती, वो खुद अकेला काम करना चाहती है। बट इस मूवी के अंदर अमेंडा सन्नी की तरफ से प्रेशर था, इसलिए हार्ली क्विन तैयार हो गई थी काम करने के लिए। हमारे जो नेक्स्ट डिटेल है वो हार्ली क्विन जब हमारे उस किंग के साथ डेट कर रही होती है तब हमें दिखता है कि हार्ली क्विन उसको मार देती है। उसके वो मारने के टाइम बोलती है कि मैंने डिसाइड करता है जो भी कोई भी नया मेरा बॉयफ्रेंड या जो भी लवर या बॉयफ्रेंड बनेगा उस टाइम उसको मैं मार दूंगी। उस टाइम वो सोचती है जो भी मेरा नया बॉयफ्रेंड बनेगा मैं उसको मार दूंगी, बिकॉज ये जोकर से सीख के है। सुसाइड स्क्वाड 1 में जो जोकर हार्ली क्विन के साथ करता है वो हार्ली क्विन उसको सह नहीं पाती है और एक तरह से वो और ज़्यादा अपने आप में खो जाती है। जैसा उसने अपने पास्ट से सीख कर उसने डिसाइड करा था फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा वो अपने आप पे कंट्रोल रखेगी और उसके बाद जो भी उसका लवर या बॉयफ्रेंड बनेगा वो उसको मार देगी। वैसे गाइस क्या आपको पता है एमसीयू के अंदर से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी से हमारे बहुत सारे कास्ट क्रू देखने को मिले हैं हमारे इस मूवी के अंदर, जैसे नेथन फिलियन, सिल्वेस्टर स्टैलोन, माइकल रूकर, शॉन गन एंड स्टीव जी। और ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे एक्टर्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में से लिए गए हैं, आपको याद आ गया होगा। बट आप एक और कैरेक्टर है जो आपने मिस कर दिया होगा और इसके अंदर बहुत छोटे टाइम के लिए था। आपको ये बताऊं, मैं मेंटस जो देखा आपने मूवी के अंदर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के अंदर उसका कैमियो था, याद आया नहीं? जब हमारे हीरोज क्लब में जाते हैं थिंकर को पकड़ने तब हमें देखने को मिला था मेंटस का कैमियो। और ये कैमियो कुछ सेकंड के लिए था, जब डांस वो कर रही होती है तब देखने के लिए मिला था। और ये पॉम क्लेमेंटियफ एक्टर कर रही होती है। इसमें देखने को मिला था कि जेम्स गन ने ब्लड स्पोर्ट का थोड़ा कॉस्ट्यूम को इंक्रीज करा था, हाईटेक था वो, कॉमिक्स में इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं था। प्लस में जो उसका हेलमेट था वो सिंपल था कॉमिक्स के अंदर, बट जेम्स गन ने थोड़े से इंस्पिरेशन लेके और थोड़ा कॉमिक्स के अंदर से थोड़ा सा चेंजेस करा था मूवी के अंदर। और ये आप जेम्स गन ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एडमिट भी करा था इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया था। एक मूवी रिलीज हुई थी हमारी, एलियन के बेसिस पे थी और वो 1979 को रिलीज हुई थी। और जो उसके अंदर एलियन स्पीशीज को नाम दिया जाता था उसका नाम था, उसके अंदर जेनोमॉर्फ बोला जाता था स्पेसिफिक एलियन सिविलाइजेशन को। जेम्स गन ने एडमिट करा था ब्लड स्पोर्ट का जो भी इंस्पिरेशन था हेलमेट का उधर से लिया गया था। और जो इस 2 फोटो में आपको देखने को मिल जाएगा सेम लग रही है। जो नेक्स्ट डिटेल निकल के आ रही है वो हमारी रैट से निकल के आ रही है, सेबेस्टियन रैट से निकल के आ रही है। जो ये रैट था बहुत ज्यादा समझदार था, सारे क्रू मेंबर के साथ की केयर करता था ये, बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है जो इसके वॉइस एक्टर जिन्होंने वॉइस दी है रैट की, यस, इसके लिए अलग से वॉइस राइटर हायर करा गया था और उनका नाम है दी ब्रैडली बेकर, जिन्होंने इससे पहले 8 बार या उससे भी ज्यादा किसी भी रैट की मूवी के अंदर रैट की आवाज दी है। अब जैसे 2-4 के एग्जांपल दूं, जैसे रैटाटूई, उसके अंदर भी इन्होंने आवाज दिया था वीडियो गेम के अंदर, रैट इन थंडर कैट एंड अदर्स। तो हमारी नेक्स्ट डिटेल निकल के आ रही है जो हमें देखने को मिला था फ्रीडम फाइटर, जहाँ पे जॉन सीना और डेड स्ट्रोक घुस जाते हैं और सबको मारने लग जाते हैं। वहाँ पे फ्रीडम फाइटर होती है और वो इनका साथ देती है। वही कॉमिक से उठाया गया कैरेक्टर है, बट उसको पूरे तरह से नहीं उठाया गया, वहाँ पे चेंजेस करे हैं। ये पहले तो सुसाइड स्क्वाड से कहीं पे भी लिंक नहीं रखती थी, बट यहाँ पे इसको ज्वाइन करवाया गया था सुसाइड स्क्वाड। और प्लस में जो हमारी डिटेल है इसके अंदर कि ये जस्टिस लीग को ज्वाइन करने जाती है, बट वो कैपेबल नहीं होती है, दैट्स व्हाई वो ज्वाइन नहीं कर पाती जस्टिस लीग को। और दैट्स व्हाई फिर तो अपने गुस्से में, अहंकार में आके ये क्राइम करना शुरू कर देती है और इसके थ्रू ये जेल में चली जाती है। इसकी बैक स्टोरी ये है सिंपल सी, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज करके हमको पे फ्रीडम फाइटर बनाया गया है। और जो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद इसके आगे सीन हो ना, बट मे बी जेम्स गन डायरेक्ट करेंगे तो ले लेंगे, तो जब करेक्टर को इसमें लिया गया है तो इसको भी ले लेंगे कि दिक्कत वाली बात आ रही है। नेक्स्ट डिटेल निकल के आ रही है जब हमें बताया जाता है पोल्का डॉट के द्वारा कि उसकी माँ उस पर एक्सपेरिमेंट करती है, उसको सुपर पावर देने की कोशिश करती है और उसी के हिसाब से उसको ये एलर्जी हो जाती है। उसको पावर तो मिल जाती है बट वो इसका ढंग से यूज नहीं कर पाता है। सेवरल उसके जो भाई बहन को भी वैसे ही ट्रीट करती है, उसको भी सुपर हीरो बनाने की कोशिश करती है उसकी मॉम, बट कुछ सरवाइव कर जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। उसमें से पोल्का डॉट एक था और पोल्का डॉट ने कंफर्म करा है कि जो उसकी माँ स्टार लैब्स के लिए काम कर रही थी और जो उसकी माँ उसको सुपर पावर देने की जो इच्छा आती है, जो मोटिवेशन आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है जस्टिस लीग से।
जब साइबॉर्ग को उसके पापा मर्डर बॉक्स के थ्रू पावर देते हैं तो उसी को देख के उसकी माँ अपने बच्चों को भी कोशिश करती है सुपर हीरो बनाने की, बट वैसे स्मूथली नहीं जानता, वो सुपर हीरो तो नहीं बन जाता, बट वो एक डिजीज से एलर्जिक हो जाता है जो उसको वॉमिट करना पड़ता है कम से कम दिन में 2 बार। और साथ ही साथ इस मूवी के अंदर बाद में वो सुपर हीरो बन जाता है, बट बनने के बाद क्या बोल जाता है। तो हमारी नेक्स्ट डिटेल निकल कर रही जोटनहाइम। जोटनहाइम जहाँ पे स्टार फिश का एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, वहाँ पे जिस प्लेस को जोटनहाइम बोलते हैं, वो एक तरह से आपको याद हो रहा होगा ये थोर से मूवी से लिया गया है। मीन्स थोर में जोटनहाइम को बोलते हैं, ये जहाँ पे फोरोजाइंट रहते हैं उस प्लेस को जोटनहाइम बोलते हैं। और वो हम सबको लग रहा होगा कि मार्वल का है तो डीसी कैसे यूज कर सकता है, बट यहाँ पे एक कैच है कि जो थोर है वो डीसी और मार्वल दोनों यूज कर सकते हैं। ये ऐसी एक नॉर्स माइथोलॉजी से थोर का कैरेक्टर लिया गया है जो वहाँ पे एक भगवान होता है, गॉड ऑफ थंडर। तो डीसी ने भी एक कॉमिक्स प्रोड्यूस कर रखी है जो थोर पे बेस है, और मार्वल ने भी प्रोड्यूस कर रखी है। बस फर्क इतना है, मार्वल थोर को लेके बहुत आगे चला गया है और हमारा डीसी थोर को तो कहीं पे भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। वो जो सुपरमैन और बैटमैन को लेके झूल रहा है, ढंग से मूवी तक नहीं निकाल पा रहा, बट अब निकालेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट डिटेल निकल के आ रही है, जब हार्ली क्विन हमारी जब स्टारफिश की आंख में भाला लेके चली जाती है तब हमें देखने को मिलता है चूहा जो मेन कैरेक्टर है वो जंप करता है और हार्ली क्विन उसको देखती है। और एक तरह से वही रीजन होता है जब हार्ली क्विन बाहर निकल पाती है, चूहे ही होते हैं जो स्टारफिश को खत्म कर पाते हैं और स्टारफिश मर जाती है चूहे की वजह से। तो यहाँ पे कोड नेम के थ्रू एक रेफरेंस देने को मिला था, रेटाटूई। अगर आपको पता नहीं तो रेटाटूई एक मूवी है जो पिक्सार मतलब डिज्नी की तरफ से आई गई थी, और ये अच्छी मूवी है जो मैंने भी देखा है, बहुत अच्छी मूवी है। तो उधर मतलब चूहे के बारे में थी जहाँ पे एक शेफ और चूहा काम करते हैं एक दूसरे को मिलके, और चूहा एक रिस्पेक्ट कमाता है। बाद में चूहा अपनी खुद की एक फ्रेंचाइजी खोलता है जो यहाँ पे फूड सप्लाई होता है, मतलब फूड चेन टाइप का खोलता है इस मूवी के अंदर। तो वही हमें देखने को मिला था। और ऑफकोर्स बात है चूहे का, अगर चूहे का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तो इस मूवी का रेफरेंस तो ऑफकोर्स ही बात है मिलेगा। हमें इस मूवी के अंदर रिक फ्लैग देखने को मिला था जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था सुसाइड स्क्वाड 1 से लेके अभी वाले में। चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थी और फैंस को कनेक्ट होने का मौका दी थी रिक फ्लैग से। बट इसके अंदर रिक फ्लैग जब मर जाता है तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फैंस को, इवन मेरे को भी बुरा लगता है। बिकॉज और जो फील दिखाते हैं कि मतलब जब उसके छाती पे सीने पे जब कांच घुसता है और वो जूम आउट होके दिखाते हैं तब बहुत ज़्यादा पेनफुल सीन होता है। तो वो बहुत बुरा लगता है सबको, जिसने मूवी देखी होगी उसको पता होगा ये कितना इमोशनल सीन था। ट्रेलर से तो ये कंफर्म हो गया था, स्टारो जो रेफर कर रहे थे फ्रीकिंग काजू का रेफरेंस है जब हमारे 1954 में गॉडजिला ने मॉन्स्टर को मारा था और जेल में भेज दिया था, उसका रेफरेंस है ये। हमारे नेक्स्ट सीन में हमें डिटेल पता चलती है जब हमारे जॉन सीना एज अ पीस मेकर और ब्लड स्ट्रोक एंड अदर्स विलन्स जो हमारे पकड़ने जाते हैं थिंकर को पकड़ने जाते हैं कोर्टो मेलिटियस बार में, तो हमें देखने को मिलता है एक का कैमियो जो जेम्स गन की हर एक मूवी में हमें देखने को मिल जाता है, और इनका नाम है लॉयड कॉफमन। जेम्स गन की मूवी के अंदर पहले तो हमें डेव बाटिस्टा दिखा था WWE से, अब हमें जेम्स गन की मूवी के अंदर जॉन सीना दिखा है एज अ पीस मेकर। अब हमारी डिटेल निकल के आ रही है, हमें मूवी के एंड में दिखा दिया गया था कि हमारे पीस मेकर एज जॉन सीना मर चुके हैं सीधा नेक पे शॉट लगने के बाद। बट हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि जॉन सीना एज अ पीस मेकर जैसे जैसे सरवाइव कर जाते वो वापस ले आए जाते हैं ARGUS के द्वारा, और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चलती है। और वो चीज़ कंफर्म कर दी थी कि पीस मेकर एज अ जॉन सीना की एक सीरीज आएगी जो HBO Max पे आने वाली है, और ऐसा रूमर्स भी है। अब देखते कब तक आती है, कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स आई नहीं अभी तक, बट हाँ पॉसिबल है कि जॉन सीना की आएगी। और जो वो सीरीज आएगी HBO Max पर, जो सुसाइड स्क्वाड 2 का टाइमलाइन चल रहा है और 1 का चल रहा था, उसके बीच में जो जो इन्वेंट हुए होंगे उसके अंदर पीस मेकर जो प्रॉब्लम जो क्रिएट करा है उससे वो डील करेगा। और
ARGUS ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, जो हमें खुद के पीस मेकर के शो पे देखने को मिलेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली रिलीज हो जाएगा। जब इसकी अपडेट आएगी हम आपको बता ही देंगे। तो हमारी लास्ट एंड फाइनल डिटेल निकल के आ रही है वो बहुत अच्छी चीज के बारे में। मीन्स जब हमारे जेम्स गन ने जब मूवी खत्म हो रही थी तो वहां पे एक डायरेक्टर को क्रेडिट दिया था जिन्होंने सुसाइड स्क्वाड 1 को डायरेक्ट करा था। जेम्स गन ने डेविड एरे को क्रेडिट दिया था इस मूवी के खत्म होने के बाद। वो सुसाइड स्क्वाड 1 के डायरेक्टर थे। जेम्स गन ने उनको एक से धन्यवाद दिया था बिकॉज उनको सुसाइड स्क्वाड 2 इसलिए मिल पाई बिकॉज उसने सुसाइड स्क्वाड 1 को डायरेक्ट करा था फर्स्टली। सेकेंडली जो उन्होंने कैरेक्टर बिल्डअप करा था हार्ली क्विन का या एरो का या बहुत सारे लोगों का जो विलन्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट करा था, उसी के हिसाब से जेम्स गन ने उनको फाइनल टच दिया है, उसको एक तरह से बेस्ट बनाया है। अगर वो स्टार्ट नहीं करते या उनको एफर्ट नहीं डालते या उस पर मेहनत नहीं करते कैरेक्टर बिल्डिंग पर पहली मूवी के अंदर, तो जेम्स गन को और एफर्ट डालने पड़ते मूवी के अंदर कैरेक्टर को दिखाने के लिए। दैट्स वाई उन्होंने पहले ही जो हीरोज थे या जो पहले ही विलन्स थे उनको पहले ही कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया था, जो बहुत अच्छी बात थी और जेम्स गन ने इसी का धन्यवाद दिया है। और इसी के साथ आज की जो हिडन डिटेल्स थी सुसाइड स्क्वाड 2 से रिलेटेड हमने सारी आपको बता दिया। जो मेजर थी हमने आपको कवर कर दिया है। हमने थोड़ा टाइम लिया था बट एज सुन एज हमने आपको बता दिया, जैसे मूवी रिलीज हुई है उसी हिसाब से हमने आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करी है। आई होप आपने मूवी देख ली होगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है या कैसी भी लगी, जो भी आपका ओपिनियन रिव्यू है, आप तो सीधा वार्नर ब्रोस या DCU को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। सो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग बता सकते हो कि आपने इस मूवी को देखने के बाद क्या चीज इमोशन को अटैच करा, क्या आपको बुरा लगा, क्या अच्छा था, कहाँ पे आप रोए, कहाँ पे आप हंस रहे थे, क्या एंजॉय करा, आपके लिए क्या पार्ट अच्छा था, वो सब आप बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और प्लस में सबको हार्ट दे दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर हिट कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।